नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम उड़ान में और मैं हूं आपके साथ अलका। दर्शकों, इसमें कोई शक नहीं है कि डिजिटल मीडिया ने आज हमारे जीवन को काफी आसान और सुविधाजनक बना दिया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए आज हमारे युवा या फिर बूढ़े बुजुर्ग जो भी हों, सभी लोग अपने कई कामों को अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो आज इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेहमान भी मौजूद हैं और आज हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में युवाओं को किस प्रकार से रोजगार मिल सके। और सबसे पहले इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हम स्वागत करेंगे सुधांशु आनंद सर का, जो कि सूचना तकनीक विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। वहीं हम अपने प्रतिभागी आभास कुमार को भी आपसे मिलाते हैं, जो बहुत ही कम उम्र में इंटरनेट की दुनिया में अपना नया नाम बना चुके हैं और काफी नाम कमाए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बिना वक्त गवाए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा सुधांशु सर से होगा कि सर, सूचना तकनीक क्या है? देखिए अलका, सूचना तकनीक वैसी सूचनाओं का प्रसारण जो तकनीक के द्वारा किया जाता है, उसको सूचना तकनीक कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि पहले जो सूचनाओं का प्रसारण होता था वो कैसे होता था? वो होता था पत्थर पे संदेश लिख के। उसके बाद फिर थोड़ा युग बढ़ा, हम लोग चिट्ठी के थ्रू संदेशों का आदान प्रदान करते थे। लेकिन फिर 1870s या 1860s के टाइम पे रेडियो आया, तो उसके बाद फिर टेलीविज़न आया। तो हम लोग तकनीक का प्रयोग करके संदेशों को प्रसारित करते हैं, संदेशों का प्रसारण करते हैं। तो ये संदेशों का आदान प्रदान करने की जो तकनीक के माध्यम से जो संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है, वही सूचना तकनीक कहलाता है। बेसिकली ये तकनीक का प्रयोग जब शुरू हुआ था तो हम लोग बोल सकते हैं कि डेटा कलेक्शन में इसका प्रयोग किया जाता था, कि हम लोग उसका डेटा को कलेक्ट करते थे और एक कंप्यूटर सिस्टम में रखते थे। लेकिन वो दिन पे दिन बढ़ता गया और उसके बाद सूचनाओं को प्रसारित करने की जो परंपरा चली आ रही है, वो सूचना तकनीक कहलाती है। सर, आज हमारे जीवन शैली में जिस प्रकार से सूचना तकनीक एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है, बच्चे हों या बुजुर्ग या युवा पीढ़ी, सारे लोग इंटरनेट के माध्यम से ही अपने सभी कामों को करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप एक समय सोचिए कि जब रेडियो आया था तो रेडियो जब एक गांव में एक रेडियो हुआ करता था और पूरा गांव उसे सुना करते थे, तो वो एक समय था। उसके बाद फिर टेलीविज़न का भी सेम सिचुएशन था। उसके बाद टेलीफोन आया और देन मोबाइल आई। मोबाइल आने के बाद क्या हुआ कि मोबाइल, सबसे पहला क्या है कि मोबाइल समय को बचाता है। ठीक है, अब हर पॉकेट में आपको मोबाइल मिलते हैं, तो समय बचाता है। आप जो सूचना चाहते हैं वो तुरंत ढूंढ सकते हैं, तुरंत उसको देख सकते हैं और अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। हम लोग अब मेल भी मोबाइल से करते हैं। तो ये एक ऐसा माध्यम है जो सब वर्ग के लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। दूसरी बात क्या है कि अब इसको इंटरटेनमेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। जैसे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो इस पे न्यूज़ देख सकते हैं, बच्चे गेम खेल सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक है कि ये बहुत ही फ्रेंडली हो चुका है सबके साथ, पॉकेट फ्रेंडली हम लोग कहते हैं। तो लगभग हर पॉकेट में ये सुविधा उपलब्ध है और इसका एडवांटेज ये है कि लोगों को कष्ट नहीं करना पड़ता है। उनके पास जो समय की कमी है जिससे हम लोग जूझते हैं, वो कम समय में अपने सूचनाओं को देख सकते हैं, सूचनाओं को दे सकते हैं दूसरे तक और एक बेटर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जी, तो दर्शकों, आपने देखा कि सूचना तकनीक क्या है। सर ने बताया कि सूचना तकनीक एक मतलब ऐसी प्रक्रिया है जिससे कम समय में लोग एक दूसरे को संवाद पहुंचा सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे और हम आभास जी की तरफ बढ़ेंगे। आभास जी ने काफी कम उम्र में दर्शकों बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आभास जी, आपके मन में इसका ख्याल किस प्रकार आया? जब शुरुआती दौर में जब कोविड का टाइम था, तो उस टाइम में सभी विद्यालय और निजी संस्थानों को बंद करा दिया गया था। तो बहुत से विद्यार्थी जो टेक्निकली रूप से बहुत जानकार थे,
वो भी घर पे बैठे हुए थे, उन्हें पता नहीं चल रहा था कि हम आखिर करें तो क्या करें। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसी चीज़ करना चाहिए जिससे कि विद्यार्थियों को, खास करके जो युवा हैं, उनको लाभ पहुँचे। तो मैंने इसी को सोच के, उस टाइम में कोविड के टाइम में ये समस्या आ रही थी सबके साथ में कि वो कुछ लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, कुछ लोग पढ़ने में मेधावी थे लेकिन वो अपने प्रतिभा का आकलन नहीं कर पा रहे थे, डिप्रेस्ड हो रहे थे कि आखिर इस समय में हम तो करें तो क्या करें। तो भारत सरकार और कई संस्थान क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करा रही थी जो जिससे बौद्धिक और मानसिक विकास हो। तो विद्यार्थियों के लिए मैंने एक वेबसाइट डेवलप किया था जहां पे उन्हें छात्रवृत्ति और क्विज प्रतियोगिताओं की जानकारी मिल रही थी। तो मेरा प्रमुख मकसद यही था इस वेबसाइट बनाने का कि छात्रवृत्ति जो योजना है भारत सरकार द्वारा दी जा रही थी मेधावी बच्चों को पढ़ने के लिए, कोविड के टाइम में जिनके माता पिता का इनकम कम हो गया था, वो बच्चे स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करें और उन्हें अपने उच्चतर पढ़ाई के लिए, उच्चतर शिक्षा के लिए उन्हें स्कॉलरशिप मिले। और क्विज प्रतियोगिता का मेरा ये इंटेंशन था उसमें डालने का कि जो भी बच्चे मेधावी हैं, पढ़ने में तेज़ हैं, तो उन्हें अपने प्रतिभा का आकलन कर सके, प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें, जो भी भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा क्विज प्रतियोगिता कराया जा रहा था। तो मैंने इसी के लिए वेबसाइट क्रिएट किया था कोविड के टाइम में। आभास जी, आपने इसकी पढ़ाई कहाँ से की थी? और जिस प्रकार आपने बताया कि आपके मन में इसका ख्याल आया, तो इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई होगी। इसकी पढ़ाई आपने कहाँ से पूरी की? मैंने इसकी पढ़ाई, मैं 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किया और उसके बाद में कोविड का दौर आ गया था 20 में। तो मैंने उस टाइम में कुशल युवा कार्यक्रम, जो कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा कुशल युवा कार्यक्रम का संचालन हो रहा है, मैंने उससे 3 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। वहीं से मैंने वेब डिज़ाइनिंग सीखा और मैंने वहीं से गुरुजनों के माध्यम से उनसे सलाह लिया कि आखिर इसे कैसे किया जा सकता है, इसे और बेहतर। तो मैंने इसी पे कोविड के टाइम में मैंने वेबसाइट डेवलप किया था। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार से एक युवा ने अपनी उपलब्धियां गिनाई और किस प्रकार से इन्होंने कोरोना काल में इसकी तैयारी की थी और इसको अंजाम तक पहुंचाया। हम बढ़ेंगे सर की तरफ। सुधांशु सर, जिस तरीके से पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है, तो कई सारे ऐप्स भी आ गए हैं, इसके क्या क्या प्रारूप हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये करते हैं कि मीडिया को चार भाग में बांट लेते हैं: प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया एंड न्यू मीडिया। तो जो हमारा सोशल मीडिया और न्यू मीडिया है, सोशल मीडिया में हम लोग के पास एप्लीकेशंस है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सोशल मीडिया के रूप में आते हैं। और हम लोग जो न्यू मीडिया देखते हैं उसमें बहुत सारी ऐप्स हैं, जैसे पब्लिक ऐप हो गया, टिकटॉक हो गया, इस तरह की जितनी वीडियोज़ बनाने वाली ऐप्स हैं न्यू मीडिया में, ब्लॉग्स है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, न्यू मीडिया के रोल में आते हैं। तो एक सबसे बड़ा जो चीज़ है कि पहले देखिए कि एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आया है उन लोगों के पास जो लोग घर की औरतों को मान के चलते हैं कि एक 24 आवर्स घर का काम करते करते वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स उनके आसपास घूमता था। लेकिन ये एप्लीकेशन ऐसा है कि लोग अपने आप को इनकरेज कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन पे अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, खाना, किचन की खाना बनाते हुए तो अपने आप को दिखाना, खाने का तरीका बताना या डांस करने का तरीका बताना, जिनके पास जो कैपेबल हैं, जिनके पास जो टेक्निक्स है जो निकल के नहीं आ रही थी, वो न्यू मीडिया में अब संभव हो पा रहा है, वो देख पा रहे हैं। सोशल मीडिया में लोग अपने आप को दिखाते हैं, अपने प्रोडक्ट को दिखाते हैं, अपने ब्रांड को दिखलाते हैं, जैसे सोशल मीडिया अकाउंट पे अपने आप को प्रमोट करते हैं, सोशल मीडिया पेज पे अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं, किसी कंपनी को प्रमोट करते हैं, किसी एक ब्रांड नेम को प्रमोट करते हैं। तो ये एक बोल सकते हैं कि अभी आधुनिकता के दौर में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, ये 2 मोड है जिस पे काम हो रहा है, एक सोशल मीडिया है, एक न्यू मीडिया है। सर, मेरा भी एक आपसे प्रश्न था कि जो बच्चे कंप्यूटर के अलावा किसी और विषय से पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें रुचि है कंप्यूटर में और उन्हें कुछ करने का तकनीक में कुछ करने का उन्हें रुचि है, तो वे कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिना कंप्यूटर का प्रयोग किए हुए कोई भी कहा जा सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आप कभी भी किसी भी विषय की पढ़ाई करते हैं तो एक कंप्यूटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है उसमें, ठीक है। तो
कोई भी विद्यार्थी जो किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं या किसी भी सब्जेक्ट को उनकी ओर आकर्षित होते हैं, कंप्यूटर की पढ़ाई वो बचे हुए समय में कर सकते हैं। और ऐसा कहा जा सकता है कि अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कंप्यूटर से अभिन्न कोई बच्चा रह नहीं गया है। वो उसको प्रयोग में लाता ही लाता है। और ये कहा जाता है कि एक्यूरेसी के लिए, अब तो ये कहा जा रहा है कि एक्यूरेसी के लिए आपको गूगल को देखना होता है। जो बच्चे बहुत जजमेंटल होते हैं वो क्या करते हैं कि 4 राइटर्स को पढ़ते हैं। अगर कम्युनिकेशन में ही कहते हैं तो थॉमसन को पढ़ते हैं, रिचर्ड्स को पढ़ते हैं। तो इस तरीके से पढ़ते हैं वो 2, 3, 4 और वो कंक्लूजन निकाल के लाते हैं। वो एक समरीज वे में लोगों को पसंद है। तो जो बच्चे पढ़ने के लिए रुचि रखते हैं वो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं और यूज़ करना चाहिए। समय निकाल के कंप्यूटर को यूज़ करना चाहिए। और जो लोग पढ़ाई के प्रति ज़्यादा रुचि रखते हैं वो कंप्यूटर को यूज़ करते ही हैं, उसमें कतई इनकार नहीं किया जाता है। सर, एक मेरा सवाल था आपसे कि जिस तरीके से अभी से 2 साल पहले यानी कि कोरोना काल से पहले इंटरनेट यूज़ करने की एक उम्र होती थी, बच्चे बड़े होते थे, उसके बाद उनके हाथों में मोबाइल दिया जाता था या फिर किसी भी तरीके का एप्लीकेशन या उससे जुड़ते थे। और कोरोना काल से अब छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल, इंटरनेट, ऑनलाइन क्लासेस सारे कुछ शुरू किए गए हैं। तो इसके क्या क्या मतलब हानि हो सकती है इससे सर बच्चों को? देखिए, बच्चों के लिए जो मोबाइल था जी, वो गेम खेलने का एक मशीन था जी, ठीक है। जैसे हम लोग बचपन में वीडियो गेम खेला करते थे, तो बच्चों के लिए मोबाइल सिर्फ गेम का एक मशीन हुआ करता था। बच्चों को बात करने से कतई मतलब नहीं होता है, या बच्चे मोबाइल पे कुछ वैसा बोल नहीं सकते हैं कि वीडियोस देखते हैं जिनसे उनको मज़ा आता है। तो एक तो हो सकता है कि कार्टून वीडियो के लिए मोबाइल बच्चे यूज़ करते थे, या फिर गेम खेलने के लिए बच्चे यूज़ करते थे। तो ये कोरोना काल में हम लोग देखे हैं कि 2020 में जब कोविड आया तो ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो गया। तो ऑनलाइन एजुकेशन में ये देखा गया कि जो बच्चे हैं वो जो गेम खेलने की मशीन थी उनको दे दिया गया, उनके हाथ में वो मशीन पहुंच चुकी थी जिससे वो ईजिली गेम खेल सकते थे। तो वो उनकी पढ़ाई के प्रति जो रुचि थी वो धीरे धीरे कम हो रही है जी। ऐसा एवरेज रिजल्ट बताता है कि पहले की अपेक्षा रिजल्ट में गिरावट आई है, परसेंटेज में, बच्चों के परसेंटेज में गिरावट आई है। तो सबसे पहला ये हुआ कि उनके पास इजी एक्सेस हो गया, वो गेम खेल सकते थे। तो उनकी जो ध्यान है, हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी संभावनाएं हैं कि उनका ध्यान जो रहता था वो इतने देर के लिए पढ़ाई पे रहता था, वो ये सोचते थे कि कब ये क्लास ख़त्म हो और फिर मैं गेम खेलने लगूं। तो इसका एक निगेटिव एस्पेक्ट्स ये हुआ है कि बच्चों का ध्यान जो है वो पढ़ाई से उनकी रुचि धीरे धीरे कम होती जा रही। दूसरा है कि उनका जो बेसिक एजुकेशन है वो कम हो गया है। बेसिक उनका बहुत ही बोल सकते हैं कि जो कोविड में अपनी पढ़ाई जिन्होंने की है उनका बेसिक एजुकेशन बहुत ही वीक है, क्योंकि क्लास का पढ़ाई और ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसमें आसमान ज़मीन का डिफरेंसेस है। बेसिक आपका तभी क्लियर हो सकता है जब आप होमवर्क करते हो, जब क्लास में जाने पे उसका एक अलग एटमॉस्फेयर होता है। क्लास में जाने पे जब आप कुछ गलती करते हैं तो वो सीखने को मिलता है। ऑनलाइन एजुकेशन हम ये कह सकते थे कि वन वे कम्युनिकेशन है, कि एक टीचर सामने बैठते थे, वो कन्वे करते थे अपने मैसेजेस को और बच्चों तक जाता था उनको। अब जैसे प्रैक्टिकल हम लोग कॉपी चेक करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन में तो वो नहीं होता था। तो एक बहुत निगेटिव एस्पेक्ट्स ये है कि उनकी जो बेसिक एजुकेशन है वो बहुत वीक हो गई है। और दूसरा ये कि उनकी जो रुचि हटी है, इस वजह से दोबारा जब वो पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जी। वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है उस हिसाब से, क्योंकि उनका मेंटल स्टेटस ये बन चुका है कि वो 1 से 2 घंटा या 3 घंटा पढ़ते हैं मोबाइल पे, और कंटिन्यूसली अब उनको जो 7 घंटा 6 घंटा स्कूल में बिताना पड़ रहा है वो उनके लिए एक हेक्टिक शेड्यूल है जी। तो दर्शकों, हमारा खास कार्यक्रम उड़ान देख रहे हैं आप, और अब तक आपने देखा कि जो बच्चे कोरोना काल में जिनके पास आसानी से मोबाइल फ़ोन उपलब्ध हो गया, इंटरनेट उपलब्ध हो गए, उन बच्चों को क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। आगे हम बढ़ेंगे आभास जी की तरफ। आभास जी से जानेंगे कि इन्होंने काफ़ी कम समय में उपलब्धियाँ हासिल की है। आभास जी, आगे आपके मन में क्या कुछ है? आपने कोरोना काल में एक वेबसाइट तैयार किया, उसके बाद से आगे आपने क्या सोचा है?
सर्वप्रथम तो मैंने एक वेबसाइट बनाया था कि छात्र छात्राओं को इससे लाभ पहुंचे, वो मेंटली जो भी पढ़ने में तेज है, मेधावी हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो। और जो खास करके सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, मेरा मेन फोकस वहीं पे है। इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो मेधावी होते हुए भी एक बेहतर मंच नहीं मिल पाता है उन्हें, जिस कारण से वो कहीं ना कहीं पीछे पंक्ति में रह जाते हैं। तो मेरा मेन फोकस वहीं पे है कि मैं सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को नेशनल लेवल तक पहुंचाऊं और मेरा इसमें 100% योगदान हो। जी बिल्कुल। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आजकल सारा कुछ डिजिटल हो गया है और फ़ोन पे लोग लोन लेने लगे हैं, जो आर्थिक परेशानियां जो है कोरोना काल के बाद से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसके बाद से आज के युवा इस चीज़ों में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, मोबाइल से लोन लेना या फिर कुछ इस प्रकार का काम करना, तो वो कहाँ तक सही है सर? देखिए, एक तो हर चीज़ का दो एस्पेक्ट्स होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये एक्सेस इजी है यूज़ करना, हम पहले भी बोले हैं कि मोबाइल यूज़ करना बहुत इजी है और ये इसका जो एक्सेस है वो बहुत ही इजी है। हम लोग करते क्या हैं कि एक माइंडसेट होता है, उस माइंडसेट के थ्रू जब ये एप्लीकेशंस डेवलप हुए तो हमारे खर्च ज़्यादा हो गए, ये हम लोगों को पता नहीं चल रहा है जी। ये आप एक एवरेज निकालेंगे कि जब ये एप्लीकेशंस नहीं थे, हम लोग ATM जाते थे, पैसा निकालते थे और महीने भर का खर्च अपने पास रखते थे, तो उस समय जो खर्च हम लोग करते थे और अभी जो खर्च करते हैं वो कई गुना बढ़ गए। वो होता ये है कि हम लोगों के माइंड पे कंट्रोल वो एप्स का हो गया है, तो वो बहुत इजी एक्सेस हो गया है, हम लोग तुरंत पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम क्या चल रहा है कि सब लोग लगभग इसको इजी एक्सेस, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के कारण फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो एक तो खर्च ज़्यादा हो रहा है, ये आप इकोनॉमिकली वीक हो रहे हैं। दूसरा क्या है कि जो फ्रॉड्स हैं वो आपके अकाउंट को, फ्रॉड्स की भी संख्या दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों की संख्या, इन एप्लीकेशंस को यूज़ करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, फ्रॉड्स की भी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि वो आसानी से समझ सकते हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको बहुत टेक्निकल फ्रेंडली नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि वो उन्होंने सीख लिया है कि फ्रॉड्स को ये पता है कि 70% लोग ऐसे हैं जिनको वो बहुत ही टेक्निकल फ्रेंडली नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि उन अकाउंट्स को हैक करने की कोशिश करते हैं। तो पहला तो है कि उन लोगों के पास से जो फ्रॉड हो रहा है वो पैसा चला जा रहा है जी। दूसरा इसका निगेटिव एस्पेक्ट्स ये है कि आपके खर्च ज़्यादा हो रहे हैं और ये कंटिन्यूसली हो रहा है। इस तरीके के जो ऐप्स है, जैसे लोन्स का एक ऐप है जो ये सिंपल सा कहता है कि आप लोन लीजिए, मैं आपका 0% इंटरेस्ट पे मैं लोन दूंगा जी, जी, जी। तो वो लोन तो आप लेते हैं, वो इसलिए ले लेते हैं क्योंकि वो इजी एक्सेस है। अगर वो इजी एक्सेस नहीं होता तो आप उसका स्कोप ढूंढते, आप कहीं से अर्न करते, कहीं कह सकते हैं कि कहीं काम करते, उसके बदले में आपको पैसा मिलता। तो एक तो है कि वो आपको इकोनॉमिकली वीक कर रहा है, मतलब मेरा ये एक अपना ऑब्जर्वेशन है कि इस तरह की जितनी भी ऐप्स हैं वो आपके खर्च को बढ़ाते हैं और वो खर्च बढ़ रहा है। दूसरा, सोसाइटी में फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, ये दोनों एस्पेक्ट्स कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से पैसे और लोन की बात हो रही थी, तो अभी साइबर क्राइम भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है, लोग मिनटों में पैसे उड़ा ले रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, इससे सबसे पहला तो ये है कि लिंक के थ्रू काम कंटिन्यूसली चल रहा है जी। तो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि लिंक के थ्रू कैसे बचा जा सकता है। लिंक, कोई भी लिंक आता है, आप अपने मोबाइल में ओपन करते हैं जी। तो वो ऑटोमेटिक है, जो फ्रॉड हैं वो आपके मोबाइल में आते हैं और वो आपकी सारी चीज़ों को लेके चले जाते हैं जी। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हम लोग बिना किसी भी ज़रूरत के कोई भी लिंक नहीं खोलें। ये पहला है कि आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ही सेल फोन को यूज़ करें, मोबाइल्स को यूज़ करें और जो चीज़ आपके लिए है बस वही यूज़ करें। अन्यथा बहुत सारा मैसेजेस ऐसा आता है जिसमें अनेकों तरह के लिंक आते हैं और जिसमें बहुत सारी आकर्षक ऑफर्स भी आती है। आपको पता होता है कि ये ऑफर्स आपके लिए नहीं है, ये ऑफर्स नहीं मिलने जा रही है, लेकिन ये ऑफर्स का कुछ टैगलाइन होता है और लोग उसे देख के इतने आकर्षित हो जाते हैं कि वो क्लिक करते हैं और वो क्लिक करने के बाद फ्रॉड आपके मोबाइल में आ जाता है। मतलब ये सीधा सीधी हम कह सकते हैं कि वो लोगों के लिए सावधानी बरतने की चीज़ है। ये बहुत ही बड़े लेवल पे चल रहा है और बहुत ही बड़े लेवल पे चल रहा है।
दूसरी बात है कि जब आप किसी ऐप्स को यूज़ करते हैं तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और मेन बैंक अकाउंट से लिंक कभी नहीं करना चाहिए अपना जो मनी रिलेटेड जितने भी ऐप्स हैं, जितने भी ऐप्स हैं उनको कभी भी अपने मेन अकाउंट से लिंक नहीं करना चाहिए। मेन अकाउंट में आपका टोटल जमा पूंजी होता है। तो जब आप कोई एक्स्ट्रा अकाउंट, एक दूसरा अकाउंट, ऑप्शनल अकाउंट रखते हैं तो उसमें इतना ही पैसा हो सकता है जितना आपकी ज़रूरत है, आप फिर उसमें डालते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि 2000 3000, वो जाने से आपको नुकसान नहीं है। तो हमेशा एक ऑप्शनल अकाउंट को यूज़ करें अपने सारे वो ऐप्स पे जहां आप खर्च करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में और ट्रांसफर्स में। ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है और ये आने वाले दिन में एक बड़ा रोल अदा करने जा रहा है। जिस तरीके से ऐप्स बढ़ रहे हैं और लोन ऐप्स बढ़ रहे हैं, फ्रॉड की संख्या बढ़ रही है और एक बड़ा रिस्की सा इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से साइबर क्राइम से, फ्रॉड से बचा जा सकता है, लोग इससे बच सकते हैं, ताकि किसी भी ऐप्स के जरिए आपके पैसे ना उड़ जाए। किसी भी ऐप्स को जो है अपने मेन अकाउंट से लिंक नहीं करना चाहिए, जैसा कि सर ने अब तक बताया। सर, जिस तरीके से 5G भी लॉन्च किया जा रहा है और कहा ऐसा जा रहा है कि 2023 तक 5G पूर्णतः पूरे देश में लॉन्च कर दिया जाएगा और इंटरनेट उपभोक्ताओं की भी काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, 70-80s की बात है, मुझे याद है 80s की बात, 80s में ही शायद 1G का प्रचलन था 80s के टाइम। उसके बाद से फिर 2G, 3G, 4G, 5G अब तक का जो सफ़र है, ये एक जनरेशन को दिखाता है, ग्रोथ को दिखलाता है कि आपका जो ग्रोथ, जनरेशन ग्रोथ है वो क्या है। जी देखिए, इससे जो मेरी अपेक्षाएं हैं, जो मुझे संभावित है कि 2-3 चीज़ में चेंजेस आएंगे। पहला है कि टेली मेडिसिन की जो सुविधाएं हैं वो इजी एक्सेस हो जाएंगे 5G आने से, और दूसरा है हाउस होल्ड बिजनेसेस बढ़ेंगे। जी, ये 2 एस्पेक्ट्स है जहां मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा चेंजेस आएगा, क्योंकि टेलीमेडिसिन में अभी वो स्पीड नहीं आ पा रहा है जो स्पीड चाहिए। तो 4G से बताया जा रहा है 10 गुना ज़्यादा स्पीड होंगे 5G की। तो 5G आने से मार्केट में 2 तरह की मुझे लगता है कि ये चेंजेस आने चाहिए। टेली मेडिसिन वाली जो सुविधा है वो इजी एक्सेस होगी, लोगों तक आसानी से पहुंच सकती है, लोग आसानी से उसे ऑर्डर कर सकते हैं और बीमारी से बचा जा सकता है। और दूसरा है कि हाउस होल्ड बिजनेसेस हैं जो कंटिन्यूसली वो डेवलप करेंगे, जहां जो लोग बिजनेस नहीं कर पाते थे वो अपने आप को प्रमोट करेंगे। सर, आज के युवा जो इसमें अपना भविष्य देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जिन्होंने अपना भविष्य देखा है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सारे युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि टेक्निकल फ्रेंडली होइए, और आने वाला दिन, आने वाला जो भविष्य है वो बहुत ही सुनहरा है। इसकी पढ़ाई करें, सरकार द्वारा भी बहुत सारी सुविधा दी जा रही है, तो आप लोग का भविष्य बहुत ही अच्छा है। इसमें आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, अपने बड़ों से सीख सकते हैं। सरकार द्वारा लोन लेने की भी सुविधा दी गई है और कौशल युवा कार्यक्रम में भी आप एडमिशन लेके सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है युवाओं को इस तरफ आना चाहिए और एक नए बिहार, नए भारत को रचना चाहिए, क्योंकि आप अब इसी सेंस में एक प्रॉफिटेबल, एक डेवलपमेंट राज्य और डेवलप्ड राज्य और राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आभास जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार से युवा जो है तकनीक में, डिजिटल मीडिया में अपना रोजगार ढूंढ सकते हैं, रोजगार बना सकते हैं। तो आप यूं ही बने रहें डीडी बिहार के साथ और देखते रहें हमारा कार्यक्रम उड़ान। नमस्कार।